हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज अपन स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल। देखो यहाँ पे मैं आपको ऑलमोस्ट सारी थ्योरी बता दूंगा, साथ में वो थ्योरी आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगी। अपन उसके बाद क्वेश्चंस करने लगेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में थ्योरी बताऊंगा, क्योंकि जो भी ये बच्चे देख रहे हैं, मुझे लगता है पीरियोडिक टेबल एक ऐसा चैप्टर है जिसने एक बार तो देखा हुआ है ही सही थोड़ा बहुत। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे अपन ये सारी चीजें पढ़ने वाले, मैं टॉपिक कोई भी मिस आउट नहीं करूंगा। ठीक है, अब देखो किसी को पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो फटाफट पीरियोडिक टेबल याद कर लेते हैं। वैसे तो लगभग लगभग सबको थोड़ी बहुत तो याद होगी सही, मैं फिर भी बता देता हूँ। है ली ना की रब से फरियाद, सबको याद है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, स्कूटी यामा लाना एसी, टीकम जरा हाफ वो नाबालिग था, कार मोटरसाइकिल वाइफ, मांगे टीसी रेखा, फेर रस क्यों रहे इधर, नई पंडिताइन पटना की क्यों आगे आऊं, जिंक केडियम मरकरी। ठीक है, उसके बाद बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं, कहे शिवजी सुनो प्रभु एफएल। ठीक है, ऐसे ही याद रख लेना इसको। नाना पाटेकर ऐसे सब भिखारी जैसे, और बाद में एमसी याद रखना, एमसी याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ गलत मत समझ लेना। ओ स्टाइल से टीपो लवली। ठीक है, फिर कल बाहर आई, ये फ्लोरीन है। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी तुम्हारी, हीलियम नियोन ऑर्गन क्रिप्टोन जिनोन रेडोन, और यहाँ पे एंड में आता है ओजी। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे मैं अभी आपको एस ब्लॉक डी ब्लॉक पी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक आपको डी एंड एफ ब्लॉक में, और वापस मैं डी एंड एफ ब्लॉक में आपको डी ब्लॉक भी पूरा याद करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाली सीरीज मैंने ये पी ब्लॉक की आपको याद करा दी है, ये बची है। इसकी ट्रिक्स मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से देता रहूंगा, तो आप वहां पे देख लेना, क्योंकि अपन टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, अपन वीडियो को बहुत शॉर्ट रखना। आई थिंक सो आपको क्वांटम नंबर का बेसिक आइडिया होगा। ठीक है, ग्रुप्स अपन को पता है 18 ग्रुप है, 7 पीरियड होते हैं। ठीक है, अच्छा ये मैजिक नंबर होते हैं 2 8 8 18 18 32 32। अच्छा यहाँ पे अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो यहाँ पे NS1 आएगा, यहाँ पे NS2 आएगा। इसे अल्कली मेटल बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, हाँ या ना। फिर इसे डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, हालांकि अभी मैं सारी की सारी चीजें वापस दोबारा बता दूंगा बाद में, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत चीजें ये चाहता हूँ कि आपको अभी से आ जाए। अच्छा, इसे अपन पी ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, हर एक चीज आपको थोड़ी देर में वापस मिल जाएगी, बट मैं आपको चाहता हूं, आपको इतना आइडिया है तो आप खुश रहिए कि आपको काफी चीजें आती है। ठीक है, मतलब कि मान लो आपका नीट तो क्या आराम से, अगर कोई मेंस का बच्चा देख रहा है बिट्स पिलानी या किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो फोड़ देगा वो आराम से। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। तो लेवेशियर भाई साहब आए। लेवेशियर भाई साहब ने एक बात बोली कि देखो, या तो दुनिया में दो चीजें होती है, या तो मेटल नॉन मेटल। ऐसा थोड़ी होता है, मेटेलोइड्स होते हैं। और ये क्या बकवास है भाई कि मेटल है नॉन मेटल है। नॉन मेटल मेटल को आपने ऐसे डिवाइड कर दिया अंधे की तरह। ठीक है, कि दो एक दीवार खींच दी, तो दीवार खींच देने से क्या होगा, मेटल्स भी काफी टाइप की होती है, नॉन मेटल भी काफी टाइप की होती है, तो सारी की प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई थोड़ी कर पाओगे तुम। अपन पीरियोडिक टेबल क्यों पढ़ते हैं, उस चीज के रीजन को भी जानते हैं। पीरियोडिक टेबल बेसिकली एक सिस्टम है जिससे ना मैं क्या करूं बड़ी आसानी से, जैसे मान लो आज हम बैच पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, 10th 11th 12th 13th के बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसे थोड़ी गर्ल्स बॉयज में डिवाइड कर दोगे। आप देखोगे कि भाई ये बच्चा बायो का है, किसका है, इसका लेवल क्या है, 10th 11th 12th का है। और अगर सेम बैचेस में भी है, मतलब सॉरी, अगर सेम क्लास में भी, तो उस बच्चे की क्या उसका माइंड है, उसका आईक्यू कितना है, उसने कितना पढ़ा हुआ है पहले। जैसे मान लो अभी कोचिंग में कई बच्चे आते हैं, तो जो बच्चे हमारे 11th पढ़े हुए हैं, या मान लो थोड़ा जल्दी आ गए कुछ बच्चे 12th में आ रहे हैं, तो उनका बेसिक खत्म है, तो उनके साथ थोड़ी बिठा देंगे उनको। तो ये आपको आराम से आप डिफरेंस कर पाओ, किस बच्चे को कहां से कहां तक प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई कर पाओ। सेम तरीके से हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई हो जाए, उसकी पोजीशंस देखते हैं, कौन सा ग्रुप है, कौन सा पीरियड है, इन चीजों से ही। इस चीज के लिए अपन ने पीरियोडिक टेबल को बनाया है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री में डोबेराइनर राइट 10th क्लास में आते हैं, आई थिंक सो आपको पता ही होगा। कोई भी तीन एलिमेंट लिए, एक्चुअली कोई भी नहीं लिए थे खैर, इसने तो फिक्स लिए थे। दो का एवरेज लोगे, एक्स वाई जेड है, तो बीच का एवरेज आना है मास नंबर पे। याद रखना है, सब मास नंबर पे खेलते हैं। अच्छा देखो, इसने जो एक चीज ली थी, अगर ध्यान से देखो, तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट का है, सेम ग्रुप के हैं। तो इस वजह से इसका सेम आ रहा था, देखो। ठीक है, यहाँ पे इसी चीज की एक ट्रिक भी लिखा रखी, इस एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ए बी सी आर एक्स वाई जेड, और बेसिकली वही है कि डिफरेंस बराबर है, तो वो इसी वजह से, क्योंकि मास नंबर क्या होता है, जनरली जनरली मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर का ट्वाइस होता है। इस वजह से ये चीज ऐसे बता रखी, नहीं तो उसका और कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, अच्छा लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसके ड्रॉबैक्स तो भर भर के मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन को पता है, आपके पास घर पे पीरियोडिक टेबल है तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी आपको एक चीज बताऊंगा मस्ती से। ठीक है, इसके ऊपर दो तीन सवाल है, ये बकवास सवाल है, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
अच्छा, डेंसिटी वेट बाय वॉल्यूम होता है, तो ये डेंसिटी वाला सवाल बनाया जा सकता है, अच्छा सवाल है, इसको आप एक बार जरूर कर लें, ठीक है, प्लीज आप इन्हें कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है, ये कोई अपने जरूरी नहीं है। न्यूलैंड, न्यूलैंड क्या था, बिल्कुल तानसेन का दोस्त था ये, ठीक है, अरे ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, तानसेन का कोई दोस्त नहीं था, ठीक है। इसने बोला जैसे 7 सुर होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी, फिर उसके बाद वापस सा आ जाता है, तो ये इंग्लिश के सुर लिखे हुए हैं, अपन को क्या मतलब है, अपन को हिंदी आती है, बात खत्म, अपन हिंदी अपनी मातृभाषा है। तो इसने बोला लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर उसके बाद सोडियम। अब देखो, इसने बिल्कुल बात तो सही बोली कि इसके आ भी रहे थे वैसे के वैसे, देखो अपन ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ ली है, अपन ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ ली है, तो अपन को पता है कि हाँ, इसका आंसर बिल्कुल सही है, ये भी सही कर रहा था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत थी, पहले चीज तो ये 20-20 एलिमेंट तक ही वैलिड थी, आ गया, क्यों, क्योंकि उसके बाद डी ब्लॉक आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे इनर्ट गैसेस डाल दूंगा, ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे नहीं है, तो पहला और 8वां एलिमेंट क्या हो जाएगा, नियोन हो जाएगा, सोडियम नहीं रहेगा, तो इसकी लंका लग जाएगी, यही चीज इसने लिखी हुई है, यही इसके ड्रॉबैक्स हैं। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, लोथर मेयर क्या था, आइंस्टाइन आदमी था, मतलब फुल मैथमेटिशियन, ठीक है, अरे ऐसे मजाक कर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसने ना देखो ये कहाँ पे कर्व पे क्या, लेकिन क्या होता है, कर्व्स को पढ़ना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। हैवी मेटल्स, मेटल्स ऑक्यूपाई मिनिमा ऑफ कर्व, हैलोजन ऑक्यूपाई मिड पॉइंट, असेंडिंग डिसेंडिंग, ये यहाँ पे कर्व बना रखा है, ठीक है, बस आपको एक बार देख लेना है, यहीं से सीधा सीधा सवाल आता है नीट में, तो ग्राफिकल मेथड का वही है, और इसके पहले मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल आ गई थी, मतलब देखो अभी तक जितने भी लोग थे थोड़ा तुक्काबाजी कर रहे थे, ये बंदा बड़ा सही था, इसने बोला कि देखो, जैसे आज आप और मैं क्या है, अपन टाइम के फंक्शन है, जेई मेंस आ गया, नीट आ गया, उस हिसाब से हम वीडियोस बना रहे हैं, आप भी वैसे ज्यादा पढ़ने लग गए हैं, हाँ या ना, जैसे अभी आप बहुत ज्यादा पढ़ने लग गए होंगे, क्यों, क्योंकि अब नीट के पेपर में बहुत कम टाइम बचा है, सेम चीज इसने बोला कि एटॉमिक मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एंड ऑल द अदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ अ एटॉमिक मास। किसकी बोली उसने, एटॉमिक मास की बोली। याद रखना अभी तक सब एटॉमिक मास पे ही बात चल रही है, जितने भी लोग बात कर रहे हैं वो एटॉमिक मास पे ही बात कर रहे हैं, बस इसने पीरियोडिक फंक्शन वाली चीज एक बहुत प्यारी चीज बोली, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब है ना, आपको ये चीजें बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपके पास एक पीरियोडिक टेबल रखी है मेरे ऑफिस में, यहाँ पे क्लास में टक रही है, आप देखना इस पीरियोडिक टेबल को आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। हम्म, हाँ हाँ बिल्कुल, देखो आपको ये पीरियोडिक टेबल दिख रही होगी, आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो, मैं आपको बहुत देसी तरीके से बता देता हूँ कि इसने 9 ग्रुप बनाए थे, 1 से लेके 8 तक, और एक जीरो ग्रुप। देखो आपके जो भी आप पीरियोडिक टेबल मार्केट से खरीदते हो ना, वहां पे जो 18 ग्रुप है वो बेसिकली वो जीरो ग्रुप ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखो आप, जो आपका ग्रुप 1 है, ठीक है, जो इसने 1 से लेके 7 तक को डिवाइड किया ए और बी में, जैसे सेकंड है तो उसे भी ए और बी दो सब ग्रुप में, और जो एट्थ वाला था उसे 3 ग्रुप में डिवाइड किया था, ए बी सी। ध्यान से देखो, जो आपका 11 नंबर का कोपर अर्जेंटम ओरम, उसके वहां पे फर्स्ट बी लिखा होगा, फिर यहाँ पे सेकंड है, ये सेकंड बी, फिर यहाँ पे बोरोन फैमिली थर्ड है, फिर स्कैंडियम वाला थर्ड बी, फिर ये फोर्थ है, फोर्थ बी, फिफ्थ है, फिफ्थ बी, सिक्स है, सिक्स बी, सेवंथ है, सेवंथ बी, और एट्थ में यहाँ पे इसने फेकोनी यानी आयरन, कोबाल्ट और निकल तीनों को ले लिया। क्या बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, इस तरीके से आप पूरी की पूरी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल मैंने आपको याद ही करा दी, आपको जो पीरियोडिक टेबल आती है उसी तरीके से मैंने नहीं कराई, ऐसा मार्केट में है, ठीक है ना, ऐसा कोई मेरे उसमें कोई मेरा कोई जादू नहीं है, ठीक है। तो आप, और इसके बाद ये जो रिमेनिंग चीजें हैं, अब देखो यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई है, ही अरेंज 63 एलिमेंट, 12 हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, इसने 8 किए थे, और फिर वो एक जीरो ग्रुप बोला था इसने, ठीक है। फर्दर डिवाइडेड नॉर्मल एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, देख लो। ही क्लासिफाइड, ये मेरिट सारी लिखी हुई है, काफी अच्छा काम किया था इसने, ठीक है। फिर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन तो खैर आज तक नहीं हो पाया, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप क्योंकि मास नंबर पे था, could not explain the cause of periodicity, ठीक है। some pair of element does not follow the increasing order, ये बिल्कुल सही बात है, कोबाल्ट निकल, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल मैंने आपको खटाखट बनाना बता दिया, ठीक है, आप कहीं से भी देख सकते हैं एनसीईआरटी से, बट बेटर है आप उसी चीज में कर ले, घर पे पीरियोडिक टेबल आपके लगी हुई होगी। हेनरी मोजले आ जाता है, बंदे ने अभी तक देखो सब तुक्केबाजी कर रहे थे भाई, देखो जब मैं ये ऐसे बोलता हूँ ना कि तुक्केबाजी कर रहे थे ये वो, तो आई रियली रियली respect each and every researcher, the problem just I'm saying in this way, क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, ठीक है, कि ये तुक्काबाजी कर रहा था, ये साला ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था, तो वो बस इतना सा रीजन है, तो प्लीज कोई ऐसे मत सोचेगा, बिकॉज
वी आर स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ द जायंट्स, तो ऑफ कोर्स वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो हेनरी मोजले ने बेसिकली सबसे पहले एक्सरे इमिटेड किया बाय मेटल और इसने एक ग्राफ ऑब्जर्व किया। इसने जो ग्राफ ऑब्जर्व किया उसके ऊपर जेईई मेंस में ऑलमोस्ट पिछले साल 2025 में 5 से 7 सवाल पूछे गए। ठीक है, और हर साल कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। जब अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ध्यान देने वाली बात है, देखो मैं थोड़ा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को लेके चल रहा हूं, जैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उस तरीके से लेके चल रहा हूं। तो आप थोड़ा इंग्लिश में थोड़ी कम ही पढ़ाता हूं, ठीक है, इंग्लिश में लिख के दे देता हूं क्योंकि कोई भी पढ़ सकता है उसको। जब एटॉमिक मास के ऊपर दिखा तो ये जिगजैग आया ग्राफ, लेकिन देखा कि यार एटॉमिक नंबर पे जब कर रहा हूं तो बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो दैट मीन्स क्या है कि यार मुझे जहां पे सारे के सारे लोग एटॉमिक मास पे काम कर रहे थे, इस बंदे ने बोला कि यार क्यों ना एटॉमिक नंबर से चीजों को समझाया जाए, और वही इसकी सबसे शानदार बात रही और अभी अपन वही चीज यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, नील बोर ने फिर बाद में वो किया, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये वर्टिकल्स अभी अपन पढ़ते ही हैं, सब कुछ आपको पता है बहुत अच्छा। इसे एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक बोलते हैं, हाँ या ना? आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो वापस, हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने वापस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि जो पूरा का पूरा ग्रुप होता है बेटा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, मतलब एन चेंज होता है। ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पे भर लेना, हेलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, ये आप इन प्रॉपर्टीज को भी बाद में फील गुड कर पाओगे। यहाँ पे बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं, कहे सीता जी सुनो प्रभु एफएल, नाना पाटेकर ऐसे सब भिखारी जैसे एमसी, ओ स्टाइल से टीपो लवली, फिर कल बाहर आई आंटी तुम्हारी। ठीक है, हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन ओजी। ठीक है, देखो बेटा ये सारी की सारी चीजें आपको खुद से बढ़नी है। ठीक है, अच्छा, पी ब्लॉक में अपन एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक टुगेदर नॉन एज अ रिप्रेजेंटेटिव एंड मेन ग्रुप एलिमेंट गुड ऑक्सीडेंट। ठीक है, इसको छोड़ दो अभी। ठीक है, ये कोई बात नहीं, ये दो तीन प्रॉपर्टीज। पी ब्लॉक एलिमेंट मोस्टली मेटल्स, नॉन मेटल्स बट फ्यू आर मेटल्स, मेटेलॉइड्स। बहुत अच्छे सवाल आते हैं जेईई मेंस में यहाँ से, तो नीट में भी आ सकता है, देखो इस टाइप के जेईई मेंस में पूछा गया, ये होता है। ठीक है, ग्रुप 15 को निक्टोजन बोलते हैं, चैल्कोजन, हैलोजन, नोबल गैस, आई थिंक सो सभी को पता होगा। ठीक है, हाँ अब देखो बेटा ये डी ब्लॉक आ गया, तो डी ब्लॉक को भर लेते हैं अपन। स्कूटी यामा लाना ऐसी, टीकम जरा हाफ, वो नाबालिग था, कार मोटरसाइकिल, वाइफ, मांगे टीसी, रेखा, फेरस, क्यों रहे इधर, नई पंडिताइन, पटना की, क्यों आगे आऊं, जिंकेडियम, मरकरी। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको एटॉमिक नंबर्स भी मतलब आइडेंटिफाई करने नहीं आते हो कि कौन सा एटॉमिक नंबर कहाँ पे है? तो इट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग। एक्चुअली मैं तो बहुत बेसिक तरीके से करता हूँ, मैं भी आपको सिखा भी दूंगा कि वो कैसे करना होता है। बिल्कुल भी आप जैसे जो कोचिंग्स में जो तरीके बताते हैं वो थोड़े तरीके यूज ना करके थोड़ा मतलब खुरापात तरीके यूज किया करो, इट इज वेरी हेल्पफुल। ठीक है, मतलब अरे सॉरी, आई एम नॉट सेइंग, जैसे लेंथेनाइट 51 से 71 तक होता है, ठीक है, ये 89 से 103 तक होता है, तो इस तरीके से आप यूज किया करो। अच्छा, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको खट लगे से याद कराता हूँ, थोड़ा कलर व्हाइट ले लेते हैं, आई थिंक सो काम हो जाएगा व्हाइट से, अच्छा दिखेगा क्या व्हाइट? कोई बात नहीं, दिखेगा तो आपको समझ आना चाहिए एंड ऑफ द डे। तो ये देखो आपका पूरा का पूरा जो मैंने एक चाबी बनाया है, इस चाबी में आपको इसको मैं हरे कलर से कर देता हूँ। पैलेडियम में आपका क्या होता है, S0 होता है, और याद रखना टीसी में आपका S1 होता है, S2 होता है। उसके अलावा ये जो चाबी के अंदर जो सारे हैं उनमें क्या होता है, S1 होता है। तो सबका सब में मैंने सारे डी ब्लॉक के एक्सेप्शन आपको एक ही साथ याद करा दिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनका, क्योंकि एक बार जेई मेंस में सवाल आया तो अगली बार नीट में आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार जेई मेंस में आई थिंक सो पिछले साल ही क्वेश्चन आया था, इरिडियम, पैलेडियम, प्लेटिनम, ऑस्मियम ऐसे कुछ दे रखे थे और बताया था कौन सा सेम पीरियड से नहीं है। तो भाई आपको याद होनी चाहिए बेसिकली डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है, खट लगे से, मतलब पूरा आपको एफ ब्लॉक भी याद होना चाहिए। ठीक है, आपको इवन मैं अभी ये चीज याद नहीं करा रहा हूँ क्योंकि एक दिन में इतनी चीजें याद कराना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि बच्चों को याद भी करना होता है। तो आप पहले वापस ये बार बार ये कर लो, मैं सब आपको याद करा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, N0 से D10, इसी वजह से ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है,
ट्रांजिशन एलिमेंट विद द इनकम्प्लीट डी शेल ऑफ, ठीक है, सब कुछ चीजें लिखी हुई है। कॉग्निजेंस मेटल किसे बोलते हैं, नोबल मेटल किसे बोलते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, इसको अपन याद करेंगे बिल्कुल, जब मैं आपको एफ ब्लॉक पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा एफ ब्लॉक याद कराऊंगा, टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना उसके लिए आप, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। मैं आपको पूरा एफ ब्लॉक याद कराऊंगा। एफ ब्लॉक क्यों बोलते हैं वो समझ में आएगी, क्योंकि आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ में आते हैं तो एफ ब्लॉक, ठीक है, अगर एस में आते हैं तो एस ब्लॉक, पी में आते हैं तो पी ब्लॉक, और डी में आते हैं तो डी ब्लॉक, खत्म, ठीक है। अच्छा, मेटल नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजें, ये मेटलॉइड्स याद रखिएगा कौन होते हैं, ठीक है। अच्छा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अगर बेसिकली उन कंपाउंड्स के लिए जिनका नॉर्मल नाम क्या होता है 100 से ज्यादा होता है। देखो, जीरो को क्या बोलते हैं, निल, वन को अन, बी ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक, एन, ठीक है, फर्स्ट लेटर ले, अल्फाबेट ले रखा है बेसिकली, और कुछ नहीं। देखो 101 है तो वन को क्या बोलते हैं, अन, तो अन लिखा, जीरो को निल, फिर वापस अन, और आई यू एम, तो यू एन यू, ठीक है, खत्म। इस तरीके से शायद एक बार जेई में, नीट में 109 किसी का भी पूछ लो यार, अब बिल्कुल टाइम पास है, देखो फिर ये चीजें तो अब इन पे बहस नहीं की जा सकती, ठीक है। अच्छा, एक बार मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हालांकि मैं मेरी कोचिंग में मैं सारी चीज याद करा, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने अभी फर्स्ट में जब पीरियोडिक टेबल बनाई ये थी पी ब्लॉक में, तो मैंने पीरियड 7 भी याद करवाया था, और मैं हमेशा पीरियड 7 याद कराता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं क्वेश्चंस आए बाद चीजें कराता हूँ, मैं पहले से ही डिटेल देने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ, ठीक है। अब देखो ना, ये पूरी की पूरी जो चीज है, यहां से बेसिकली आई थिंक सो नीट में एक साल पहले ही एक सवाल पूछा गया। अब बच्चे इसे छोड़ के चले जाते हैं। अब देखो, आप चाहे कितना ही बोलो कि पेपर आसान है या क्या है, लेकिन अगर आप चीजें थोड़ी थोड़ी छोड़ोगे तो उस हिसाब से अगर आपके पेपर में 5-10 सवाल छूट गए तो वो आपके लिए नीट जैसे एक एग्जाम में काफी बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, मेंडलीफ, नोबेलियन, लॉरेंसियम, रदरफोर्ड, डुबिनियम, ठीक है। इसकी ट्रिक वगैरह मैं आपको सब बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, वो लिख के हम आपको वैसे ही प्रोवाइड कर देंगे, टाइम पास नहीं करेंगे कि अभी ट्रिक लिखने में टाइम जाएगा, तो उस पर वेस्ट नहीं करेंगे। आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक। एक से लेके 118 तक सेम चीज बेटा आज तक। अच्छा देखो, ये मैंने तो खैर आपको याद कराया ही है, एन एच, एलसीएम, एम एस, एम सी, एक्चुअली से एम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ठीक है, एलवी, ठीक है, मैंने आपको बताया था ओजी, ठीक है। ब्रिजिंग एलिमेंट किसे बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट किसे बोलते हैं, ट्रांसोरिक एलिमेंट किसे बोलते हैं, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, देखो आपके लिए। आपको बस इनको एक बार देखना है। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, किस एलिमेंट के बीच में होता है, बात खत्म। जेईई मेंस में भर भर के सवाल पूछे गए। अच्छा, दोबारा लिख दिया क्या इन लोगों ने, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, सीधा सीधा अब आ जाता है, देखो यहाँ पे चीजें खत्म हो चुकी हैं, और ये काम इन्होंने गलत कर दिया है। हाँ, कोई बात नहीं, यहां से करना शुरू कर देना। देखो, द आईयूपीएसी नेम ऑफ एटॉमिक नंबर 119 इज, अब देखो वन को क्या बोलते हैं, अन, अन, इन, अन, अन, खत्म, 4 नंबर, खत्म। नीट 2022 का सवाल है। देखो, क्या मैं आपको यही चीज सिखा रहा था क्या? अब देखो, आप खुद ही सोचो, 101, ठीक है, 103, 106 हेक्स, ठीक है, अन, 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 खत्म। क्या आप कर लोगे इस चीज को? यही चीज मैं आपको कह रहा था, यही सवाल था वो 2000 सॉरी 20 में आया था। अच्छा, एटॉमिक नंबर 114 डिस्कवर रिसेंटली फिलोंग। अब देखो बेटा, मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, कभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ऊजी क्या होता है, 118 हो जाएगा, 117, 116, 115, 114। समझ रहे हो? उल्टा करके भी काम कर सकते हो ना, जरूरी थोड़ी है हमेशा बिल्कुल वैसे से ही चलो। तो ये अपना क्या था, 18, 17, 16, 15, 14, खत्म। ग्रुप 14, ठीक है भाई, सब ग्रुप लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से, मुझे पता है आपने ऐसे क्वेश्चंस नहीं करते होंगे, बट मैं आपको चाहता हूँ आप चीजें सीखें, इसी तरीके से सीखें, क्योंकि ये आपको जल्दी देगा तरीका, ठीक है। और ऑफ कोर्स अगर 7th पीरियड में है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी हो ही नहीं सकता, ये भी हो ही नहीं सकता, तो यही था आंसर, ठीक है। मतलब मैं आपको देखो ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं इस तरीके से सॉल्व इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी मेरी तरह ही आनी चाहिए, इवन आपको मुझसे बेटर आना चाहिए, और आता है बच्चों को, आप विश्वास कीजिए। हम टीचर से काफी बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, मैं तो ये चीज पर्सनली बहुत मानता हूँ, ठीक है। मेन ग्रुप एलिमेंट, आई थिंक सो ये आप कर पाओगे। मेन ग्रुप एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, अभी अपन ने पढ़ाई है थोड़ी देर पहले, ठीक है, खत्म। लेंथेनॉइड, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक। अब देखो यार, ये कौन है जो ये नहीं कर पा रहा है कि सीजियम,
कौन से ब्लॉक में आता है? बहुत डिफिकल्ट सवाल आ गया है, ठीक है ना, बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है, पर कर लोगे आप, ठीक है। एमएन कौन से ब्लॉक में, पता नहीं आप बता पाओगे। आर्सेनिक कौन से ब्लॉक में, मुझे नहीं लगता है आप बता पाओगे, ठीक है, पर आप बता दोगे, मुझे पता है आप बता दोगे आप, ठीक है। देखो हाँ, अब ये जेई मेंस के क्वेश्चंस मैंने क्यों लिए हुए हैं, ठीक है, ये इसी वजह से लिए हुए हैं, ये चीज समझाने के लिए कि देखो अगर ये इस टाइप का सवाल आ गया तो पेपर में क्या करोगे, कमरे से निकलने के बाद रोने के वीडियो बनाओगे कि पेपर टफ आ गया, एनटीए ने पेपर ऐसा दे दिया वैसा दे दिया, वो चीज नहीं करना है। हमें पेपर के पहले मेहनत करनी है ताकि पेपर में ना रोना पड़े। मुझे पता है मैं आपको थोड़े वैसे सवाल करा रहा हूँ कि आपको लग रहा होगा यार ये तो मेंस में आया है, एडवांस में थोड़ी आएंगे, नहीं भाई, नीट में थोड़ी आएंगे, बट स्टिल यू हैव टू, ठीक है। अभी देखो मतलब ऐसे कहना नहीं चाहिए, बट आप देखो जो अभी जेई मेंस का पेपर हुआ, ठीक है, 2026 फर्स्ट अटेम्प्ट, उसमें बच्चों को ऑर्गेनिक में दिक्कत क्यों आ रही थी? आप मेरी कोचिंग में क्या, इवन हमने ना बहुत पुराने वीडियो लेक्चर है वो मेरे, एक 60 मिनट का, एक 30 मिनट का, वो हमने यूट्यूब पे अपलोड किया था काट कूट के, ठीक है। उससे इतने क्वेश्चन आए हैं कि जो बच्चे फ्री में जिन्होंने वो देखा है, वो मुझे, और पता है वो वीडियो हमने ना थोड़ा बाद में अपलोड किया, काफी बाद में अपलोड किया। कुछ बच्चे बता रहे थे मुझे, 23 या 24 की शिफ्ट के किसी बच्चे का मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि सर उसमें ना 2-3 सवाल डायरेक्ट उठ के आए थे। 90 मिनट के वीडियो से आपको भर भर के क्वेश्चन दिखेंगे, और मैं बहुत लंबे क्वेश्चन कराता हूं। आप अपनी प्रैक्टिस को नीट के लेवल से ऊपर लेके जाओ, आपको नीट के पेपर में अच्छा स्कोर करना है। देखो एक साल ड्रॉप लेने से अच्छा आप थोड़ी सी मेहनत करके पढ़ लो, ठीक है, पढ़ते हैं यार, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। नोबल गैस, ठीक है, ऊंची अब कर लोगे यार, आई थिंक सो मैंने आपको सारा बताया, चलो फिर भी किसी को बताना तो नहीं है, ठीक है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही याद कराया, फिर भी बैंगन आलू गाजर इन थेला नहीं, यानी एनएच, ठीक है। कहे सीता जी सुनो प्रभु एफएल, नाना पाटेकर ऐसे सब भिखारी एमसी, ओ स्टाइल से टीपो लवली, फिर कल बाहर आई आंटी तुम्हारी टी, हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन ओजी, ठीक है। देखो आप ये चीजें मतलब, ठीक है, मैं ऐसे आप खुद लिखा करो। अब देखो ये वही सवाल है जो मैं आपसे बोल रहा था, द एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू सेम पीरियड ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट। अब प्लेटिनम निकल पैलेडियम प्लेटिनम, ऑस्मियम, पैलेडियम नहीं आता बेसिकली, और मतलब आंसर पैलेडियम हो जाएगा। वही सेम चीज मैं आपको वही बोल रहा था, अभी आप क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर नॉट ट्रू अबाउट द पीरियोडिक टेबल, तो बेसिकली पीरियोडिक, एटॉमिक वेट नहीं, बिल्कुल भाई एटॉमिक नंबर का होता है, हाँ या ना, सही बात है नहीं है। अच्छा, एलिमेंट हैविंग सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर आर इन द सेम पीरियड, नहीं, सेम पीरियड थोड़ी आएगा, सेम ग्रुप आएगा ना, अपन यही तो चीज पढ़ रहे थे। तो बी और सी सही है, ठीक है। एलिमेंट लोकेशन रिफ्लेक्ट द क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट फील्ड ऑर्बिटल, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, नॉट ट्रू अबाउट द पीरियोडिक टेबल, तो ए, और बेसिकली क्या आ जाएगा सी, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इज द सेम नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, नहीं देखो आप खुद सोचो, हाइड्रोजन और हीलियम, यहाँ पे 1s ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है ओनली, लेकिन एलिमेंट कितने, दो, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो लिथियम बेरिलियम, फिर बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, अब यहाँ पे 8 एलिमेंट है लेकिन 4 होते हैं, एक तो पी होता है 2p में 3, और ये 2s के, तो इस वजह से अकॉर्डिंग टू, ठीक है। देखो आप स्टेटमेंट फॉर्म क्वेश्चन, मैं इसी वजह से चाहता था आप इन चीजों को करें। अब ये एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक आर एलिमेंट इन द प्योर फॉर्म इन द नेचर, नहीं भाई बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते नेचर में, बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए ये जेई मेंस के जो सवाल है मैंने यहाँ पे डाले हैं, मैं इनको आधे सवालों को आप बता रहा हूँ, आप खुद करिएगा। एस ब्लॉक एलिमेंट कैन बी फाउंड इन द प्योर फॉर्म इन नेचर, अब भाई एस ब्लॉक एलिमेंट जितने रिएक्टिव होते हैं, तुम कभी उनका लिथियम को ऐसे फ्री मिलेगा तुम्हें, नहीं, खत्म। 4f एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट आर प्लेस्ड सेपरेटली इन, बिल्कुल सही बात है भाई, अब क्या ही मतलब, अब इसमें क्या बता देगा बंदा। अच्छा अब देखो सॉरी बच्चा, अब देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन आप जुगाड़ से करो। 36 होता है, 37 कहाँ जाएगा, अरे समझ में आएगा ना मैंने क्या बोला, हीलियम 36 अपना इनर्ट गैस पे आएगा, 37 एस ब्लॉक में आ जाएगा, खत्म। ऐसे करते हैं क्वेश्चन, आपको पूरी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, कौन सा पी ब्लॉक में आएगा आप उसी से देखो, खत्म, अपन मेहनत करेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एस ब्लॉक इलेक्ट्रॉन
इन 55 प्रोटॉन यूनिपॉजिटिव। 54 55 क्या हो गया, सीजियम हो गया। अरे ज्यादा तेज तो नहीं कर दिया कि 55 सीजियम कैसे हो गया? देखो जाने मन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, 2, 10, 18, 36, 54। इसके बाद इधर क्या आएगा, सीजियम। सीजियम में क्या हुआ, पॉजिटिव, +1 यूनिपॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, तो नंबर ऑफ एस ब्लॉक। अच्छा अब देखो नालायक हूं, अब तुम एक चीज बताओ, ये 6 पीरियड में है, तो यहाँ पे 5 यानी 1s2 भरा हुआ होगा, 2s2 भरा हुआ होगा, 3s2 भी भरा होगा, 4s2 भी भरा होगा, 5s2 भी भरा होगा, 10 इलेक्ट्रॉन आंसर। ठीक है, वैसे तो इतनी बकवास करनी नहीं चाहिए, इतनी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। एटॉमिक मास इज स्ट्रेट लाइन, गधों अभी बोला था जिगजैग आता है, स्ट्रेट लाइन जिगजैग नहीं आता है, मतलब ठीक है थोड़ा। अच्छा यहाँ पे क्या क्या फ्रीक्वें अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता तब सही होता, ठीक है, दोनों गलत है, खत्म। अच्छा, द IUPAC nomenclature of इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3 रेडॉन 36। कर लोगे, बहुत मुश्किल पूछ लिया है। पक्का, देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 100, 103, 103 को क्या बोलेंगे, अन नील ट्राई, कहाँ गया, खत्म। आपको इसी तरीके से पेपर मेटेलॉइड्स वाला बता, विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है, आई थिंक सो यू कैन डू इट। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको बस ये कह रहा हूं, आप देखो द एलिमेंट ए बिलोंग टू द पीरियड 4 और ग्रुप 16। अब मुझे करने की जरूरत है क्या, ये फोर्थ पीरियड है, तो फोर्थ पीरियड है तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं 16 वही आएगा, खत्म, अपन को पता ही है। आप वैसे तरीके से मत कीजिए, कर लो यार, ठीक है, प्लीज आप कीजिए खुद इन क्वेश्चंस को। ठीक है, ये मेटलॉइड्स, मेटल्स आपको मैं अभी बता ही चुका हूँ कौन कौन से मेटलॉइड्स होते हैं, कौन कौन से मेटल्स होते हैं। ठीक है, बस याद रखना, जैसे आप जनरली जो भी एनसीईआरटी वगैरह या कहीं पे भी देखते हैं। अच्छा हाँ रुको, हाँ ये इसी में दिखाता हूँ, देखो बोरोन सिलिकॉन जो है, बोरोन और सिलिकॉन जो है इनको कंसिडर मत करना प्रिफरली, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलियम, इनको करते हैं अपन इन पांचों को, ठीक है ना, बोरॉन और सिलिकॉन को नहीं करते, हालांकि आपको ऐसे पीरियोडिक टेबल्स में कहीं पे भी दिखा हुआ मिलेगा ये भी मेटलॉइड्स में। बट अच्छा, अब देखो वैसे तो ये क्वेश्चन आप ऐसे ही कर देते हैं, अगर आपको इतना भी पीरियोडिक टेबल भी याद होता और आपको ये बेसिक नॉलेज है तो आप ऐसे खट लगे से सवाल कर सकते हो। आई थिंक सो आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो भाई खुद की पीरियोडिक टेबल खरीद लेना, 20-30 रुपए की आती है, ठीक है, थोड़ा पैसा खर्च करो, ठीक है, फ्री में जिंदगी में कुछ नहीं मिलता है, जहर भी नहीं मिलता है, ठीक है। अब द मेटल हैव अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट इज पीरियोडिक फंक्शन, क्या ये मुझे बताने की जरूरत है? अच्छा रेडियई तो अपन ने पढ़ा ही नहीं, ठीक है, अब अपन सीधा सीधा इन चीजों को छोड़ते हैं, आप ये क्वेश्चंस आप खुद कीजिए, ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, ऐसी कोई महान बात नहीं। अरे सॉरी सॉरी, अच्छा क्या हो गया, ओह शिट, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं इसका, जेड इफेक्टिव समझा देता हूँ मैं आपको। देखो आपको ना मैं जेड इफेक्टिव बहुत देसी तरीके से समझा रहा हूँ, मैं आपको बहुत ज्यादा उस पर चीज नहीं जाना चाह रहा हूँ। देखो आप तो ऐसा सोचो, कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या मार रहा है, चक्कर मार रहा है, ठीक है, मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं कि इसको समझाओ, वैसे पेनिट्रेशन शील्डिंग अपना इतना कोई काम नहीं है, देसी काम से काम हो जाएगा, ठीक है, और किसी को चाहिए तो फिर मैं अलग से उस पर वीडियो बना के वो डाल दूंगा कंप्लीट डिटेल में, मैं अभी वीडियोस को बहुत शॉर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन भी है, अच्छा अगर देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो तो पूरा का पूरा उसको खींचेगा, हाँ या ना, न्यूक्लियस को, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे भी चलो इसको ये खींच रहा होगा, पर क्या ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इससे रिपेल कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव बेसिकली क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, इसे स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग बोल देते हैं। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ये आपका रिपल्शन के लिए है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो उसमें तो होगा नहीं, जैसे हाइड्रोजन है तो वहां तो होगा ही नहीं, वहां पे जेड इफेक्टिव जेड के बराबर आ जाएगा, कुछ शील्डिंग बिल्डिंग कुछ होगा ही नहीं वहां पे, क्या बात क्लियर, शील्डिंग कभी डिटेल से अलग तरीके से समझा दी जाएगी, उसके लिए अपने पास अभी टाइम नहीं है और वो जरूरी भी नहीं है कि आप उसको इतना जानो, ठीक है, वो हम जेई वगैरह में उतना काम आता है, आपके इतना ज्यादा टेंशन लेनी भी नहीं है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो गया, ठीक है।
अब एक चीज आप मुझे बताओ, हाँ यही चीज है, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन अपन को नहीं करनी है बिल्कुल भी, ये बस ऐसे टाइम पास में मैंने लिखा रखा है, ठीक है, क्योंकि ये जेई का है और ये एक्चुअली जेई में भी कुछ काम नहीं आता है, ठीक है, अपन को उससे कोई मतलब ही नहीं है इस, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। बस आप तो अब मुझे एक चीज बताओ, बेसिक बेसिक चीजों के जवाब दो। आयरन, आयरन +2 +3, सबसे पहले आप तो एक बेसिक क्वेश्चन से इन चीजों को समझना शुरू करना है। +2 नाइट्रोजन +3। एक चीज बताओ बेटा, यहाँ पे प्रोटॉन सब में कितने हैं? 7, सब में 7 है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं? 10, सॉरी 9, 8, नाइट्रोजन भी लिख लेते हैं एक बार, 7, 6, 5, 4। एक चीज बताओ, 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच पाएंगे या 4 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से खींच पाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन वाले में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा या नहीं लगाएगा? आप खुद सोचो कि आपके पास 7 प्रोटॉन खींचना है लेकिन उनको 4 इलेक्ट्रॉन को खींचना है, आप तो देसी तरीके से सोचो किसको ज्यादा अच्छे से खींच पाएगा, इस वाले को? अरे हाँ या ना? न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में लगेगा? यहाँ पे, खत्म। तो जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? इसका। क्लियर है या नहीं है? खुद इस चीज को, O-2 O-O+O+2, क्या मैं ये डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 10, 9, 8, 7, 6, और प्रोटॉन सब जगह कितने रहेंगे? 8। अब यहाँ पे देखो, 8 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना है। आप तो देसी तरीके से समझो, क्या समझ आ रहा है क्या? हाँ या ना? बोल डार्लिंग, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बात खत्म, जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा इस पे हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आयरन +2 आयरन +3, खुद बता, इलेक्ट्रॉन जितने कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा, अरे हाँ या ना? जैसे, छोड़ो अच्छा नहीं रहता कहीं पे कुछ भी बोल देना। Mn+2, Mn+4, Mn+6, Mn+7, क्या बात क्लियर है क्या? जेड इफेक्टिव सेम चीज, क्रोमियम +2, क्रोमियम +4, क्रोमियम +6। खट लगे से आंसर आ रहे हैं नहीं आ रहे? अच्छा रुको, एक दो चीजें और समझाता हूँ। एल्यूमिनियम +3, मैग्नीशियम +2, सोडियम +1, फिर उसके बाद फ्लोराइड, ऑक्साइड और नाइट्रेट। अब एक चीज बताओ, सबसे पहले तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं पता तो बता देता हूँ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 13 था, 3 निकाल दिए 10, 12 था 2 निकाल दिए 11 था 1 निकाल दिया 10, 9 था 1 ऐड कर दिया नेगेटिव 10 10 10। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। जेई मेंस में तो ये क्वेश्चन 10 से 15 बार पूछा जा चुका है, ठीक है, मतलब रेडियई में। प्रोटॉन यहाँ पे कितने हैं? 13, 12, 11, 9, 8, 7। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे 13 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना है, तो जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें और इसमें सबसे कम। क्या बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? आप तो मुझे बताओ कि आप ये चीज फील कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? बहुत देसी सी बात पूछ रहा हूं मैं, क्या आपको ये चीजें समझ आ रही है? अगर आपको ये चीजें समझ आ रही है तो बात खत्म हो चुकी है, आपको पूरा पीरियोडिक टेबल आ जाएगा। क्या ये जेड इफेक्टिव बेसिक तरीके से समझो आप तो, ठीक है। अपन को कैलकुलेशन वैल्कुलेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ज्यादा हो तो एक बार देख के चले जाना, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सबसे पहले देखो, रेडियस ऑफ एटम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के अराउंड होता है, और रेडियस ऑफ जो न्यूक्लियस होता है वो होता है 10⁻15 मीटर। तो तुम्हें क्या लगता है कि किसी एटम की रेडियस कैसे निकालते हैं? कि जेब से स्केल निकालते हैं और कोई एलिमेंट पकड़ते हैं और उसको ऐसे लगा के कि हाँ 10⁻⁻10, समझ आ गया ना? ऐसे तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। अब देखो वही चीज लिखी हुई है कि ये तो बेसिकली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन जेई में आया था 2007 के अराउंड या 3 के अराउंड, जो भी था। ये इसके रिलेशन का क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन 3 तरह की रेडियई को डिफाइन करते हैं, मेटेलिक रेडियई, कोवेलेंट रेडियई और वंडरवॉल रेडियई, ठीक है। तो भाड़ में जान दो, मैं तो आपको एक ही पेज में सारी चीजें शॉर्ट में समझा देता हूँ। एक चीज बताओ बेटा, अपन क्या करते हैं, तो अपन तो रेडियस निकाल नहीं सकते, तो अपन क्या करते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालते हैं। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होती है? दो के न्यूक्लियस के बीच का, और उसका हाफ कर देते हैं और मान लेते हैं कि वही रेडियस है। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पे दोनों एटम एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। मेटेलिक में क्या होता है,
थोड़े दूर दूर बिल्कुल टच रहता है, यहाँ पे तो बिल्कुल मर्ज हो गए, दोनों में इंसर्ट हो गए एक दूसरे में, ठीक है। वंडरवॉल में थोड़े दूर दूर रहते हैं। अब एक चीज बताओ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करोगे तो ये सबसे वंडरवॉल रेडियई, इसका हाफ करोगे ये मेटेलिक रेडियई, और कोवेलेंट रेडियई क्या सबसे कम आ गया नहीं आ गया? आपको क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया। यहाँ पे सारी बकवास यही लिखी हुई थी, ठीक है, ये वही बकवास लिखी हुई है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बाद में बता दूंगा, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी, ठीक है। कोई मतलब नहीं उसको याद याद करने का, ठीक है, कोई सेंस नहीं बनाता हूं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, तुम तो एक चीज बताओ, लेफ्ट टू राइट जाते हैं जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, एन क्या रहता है? सेम रहता है। एन अगर सेम है तुम्हारा, ठीक है, तो रेडियस क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि जेड इफेक्टिव। अच्छा, और टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो हालांकि जेड इफेक्टिव डिक्रीज करता है, फिर उसके बाद तो खैर सेम ही रह जाता है, ठीक है, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो खुद ये सोचो कि क्या तुम्हारा शेल इंक्रीज करेगा? मतलब एक एक शेल ही बढ़ते जाते हैं ना भाई, इतना तो पता है ना कि ये फर्स्ट शेल आया, फिर उसके बाद सेकंड शेल, उसके बाद ऐसे थर्ड शेल, तो रेडियस क्या होगा? जनरली इंक्रीज करेगा। क्या बात समझ में आ गई? अब अपन बात आ जाते हैं एक्सेप्शन एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं अपन थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, अपन को ये पता ही है वंडरफुल रेडियई कौन बनाता है? इनर्ट गैसेस बनाती है। इनर्ट गैसेस कौन होती है? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है। यही चीज लिखी है, दैट मैं भी कैलकुलेटेड, ठीक है। अपन को ज्यादा टेंशन लेनी नहीं, अपने फिक्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अरे कहाँ चले गए? ये क्या कर दिया इन्होंने? ये क्या गलती हो गई है भैया इसमें? हाँ, इन्होंने एस ब्लॉक वाला नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं, लिखा तो लिखा, क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, बड़े लोग हैं भाई, ठीक है। आ जाओ, कोई बात नहीं। देखो पीरियड 2 या पीरियड 1 में बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम में लेफ्ट टू राइट चल कम होनी चाहिए थी, लेकिन ये वंडरवॉल बनाता है तो इसकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, लेफ्ट टू राइट क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, होती भी ऐसी है, लेकिन नियोन क्या है? वंडरवॉल, तो इस वजह से सबसे ज्यादा हो जाएगा। सेम पीरियड 3 में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फोस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, तो होना क्या चाहिए? ऐसे कम होना चाहिए, पर क्या ऐसे कम होता है? हाँ कम होता है, लेकिन आर्गन की सबसे ज्यादा होती है। लेकिन बेटा अब ऐसा क्या मत कर देना, ये पीरियड 3 तक ही होता है ये वैलिड, उसके बाद पीरियड 14 में, पीरियड 4 में, याद रखना मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि इतना काम आता नहीं है अपने, ग्रुप फर्स्ट, फिर उसके बाद ग्रुप 18 आता है, ठीक है, फिर उसके बाद वो जो आना है, ठीक है। यहाँ पे अभी तो अपना ग्रुप 18 सबसे ज्यादा आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड में, ठीक है, इस चीज को याद रखना। उसके बाद अपन आ जाए, कहाँ गया? अरे क्या हो रहा है इसको? ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज लिखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, स्कूटी, यामा, लाना, एसी। देखो यहाँ पे लेंथेनाइट होता है, आप खुद सोचो, चलो मैं इसको पहले पूरा ही लिख देता हूँ, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब देखो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है जिनको अपन ऐसे डायरेक्टली समझ लेंगे, ताकि अपन को बाद में कोई दुखी ना आए। यहाँ पे जब मैं थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड पर डायरेक्ट गया, तो देखो मेरे 10 प्रोटॉन इंक्रीज हो गए। 10 प्रोटॉन इंक्रीज हुए तो मेरा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इस वजह से मेरा साइज क्या होना चाहिए बोरोन का? ये होना चाहिए, लेकिन जेड इफेक्टिव इतना ज्यादा लगेगा कि मेरा, देखो मैं ना थोड़ी लोकल लैंग्वेज में आपको चीज बोल रहा हूँ, इसे 3D ट्रांजिशन, सीरीज, कॉन्ट्रैक्शन, वो सब बोलना आता है मेरे को, ठीक है ना, पर क्या है उससे कोई फायदा नहीं निकलेगा ना, सीधी बात तो ये है कि याद होना चाहिए वो, इंडियम, और फिर क्या हो जाएगा? हीलियम आ जाएगा, बात खत्म। अच्छा, सेम चीज यहाँ पे लेंथेनाइड की वजह से होता है, यहाँ पे 57 से लेके 71 तक जैसे ये चलेगा, टी कम जरा हाफ, वो नाबालिग था, कार, मोटरसाइकिल, वाइफ। अच्छा, इसे 3D सीरीज बोलते हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में आता है, इसे 4D और इसे 5D, तो यहाँ ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 क्या हो जाएगा? 3D लेस देन 4D इज नियरली इक्वल्स टू 5D, खत्म। यहाँ पे इसे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई? क्या देख लो यहाँ तो कोई डाउट हो तो। देखो बेटा ये हो गया, अब इसके बाद नेक्स्ट
अब देखो बेटा, यहाँ पे मैंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिख दिया। अब यहाँ पे टॉप टू बॉटम आ रहे हो, साइज इंक्रीज कर रहा है। याद रखना लिथियम और आयोडीन में आयोडीन का लिथियम का साइज बड़ा होता है, ये छोटा। मतलब हमेशा आप एरो को ऐसे सोचो कि ये एरो कैसे जा रहा है, स्मॉल से बड़े की तरफ जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से एक मैंने एन बनाया हुआ है, एन का मतलब तो समझते ही हो तुम, ठीक। यहाँ पे इधर टॉप टू बॉटम ये तो इंक्रीज हो ही रहा है, इसमें अपन को कोई डाउट था ही नहीं, इसमें भी अपन को कोई डाउट था ही नहीं। ये कैसे, आप चाहो तो इसको भी ऐसे सोचो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब पहले ये कम हुआ, कम कितने एलिमेंट तक हुआ, 5-6 एलिमेंट तक। अब यहाँ पे बढ़ा तो 3 में ही है, तो इस वजह से, ठीक है ना। वैसे इसके अलावा लिथियम बेरिलियम वाला भी है, बट उस आई डोंट थिंक सो वो नीट में आएगा इतना, तो उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। लेंथ एंड इसको अपन एफ ब्लॉक में याद कर लेंगे, इतना ज्यादा ये लिखा हुआ है हालांकि यहाँ पे, पर फिर भी इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। +3 में तो खैर डिक्रीज होता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आयनिक रेडियस आ जाते हैं। देखो मैं तो बहुत सिंपल तरीके से इन चीजों को पढ़ाना पसंद करता हूँ। कोई भी मेटल है, मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, क्या हो जाएगा, M+। M+ जैसे ही बना, तुम्हें क्या लग रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ा या घटा, बढ़ा। कंपैरेटिवली जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। अच्छा M+2 कर दोगे तो जेड इफेक्टिव क्या करेगा, और बढ़ेगा। अरे हाँ या ना डार्लिंग। अच्छा फिर एक बार और निकाल दोगे तो भाई जेड इफेक्टिव भयंकर बढ़ जाएगा। अच्छा अगर सोचो सेम चीज अगर एनायन बनाऊंगा तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज, एक और बना दूंगा नेगेटिव चार्ज, एक और लगा देता, जेड इफेक्टिव और डिक्रीज। जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा तो रेडियस क्या होगा, इंक्रीज। तो जेड इफेक्टिव, अरे खुद सोचो, तुम्हारी आज मैं हूं, मान लो मेरे पास वो उसके जैसी क्या कहते हैं वैसी बॉडी बन जाए मेरी, क्या नाम है जो भी है वो, ठीक है। तो मैं ना ऐसे भूल जाता हूँ, तो कैरेक्टर्स के नाम मैं भूल जाता हूँ, क्या नाम है उसका, हाँ ठीक, जो भी है। तो अगर मैं इन दीवारों को खींचूं तो क्या मेरी पावर बढ़ जाएगी, दीवारों को खींच लूंगा और क्या मेरे पास में ले आऊंगा, बिल्कुल ठीक है। अगर मेरी ताकत कम हो जाएगी, दीवारें दूर चली जाएंगी ना मुझसे, ठीक है, जो शेल की जो ये मेरी रेडियस है उसको मैं खींच पाऊंगा, हाँ या ना, जितना चाहूं उतना क्लोज कर पाऊंगा इन दीवारों को, ठीक है। बाहुबली की ताकत आ जाए मुझ में, हाँ। पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, मेरे साथ तो नहीं होगा। तो रेडियस सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी। अब प्लीज इसको रट मत लेना कि भाई एनआईएन की ज्यादा होती है, ठीक है, मतलब वो बात सही है, पर मैं चाहता हूं फील करो ना कितना रटोगे। एम M+2 और M+3 की सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा है। फिर M-2 की रेडियस सबसे ज्यादा, जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा, इसमें था तो रेडियस सबसे कम। अब इसके ऊपर रुको, पहले मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ भर भर के। अब कुछ भर भर के सवाल नहीं है, देखो खुद बताओ। N-3, N-2, N माइनस, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन+2, नाइट्रोजन+3, तुम क्या कह रहे हो कि सर जेड इफेक्टिव N+3 का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, प्रोटॉन सेम है, जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा, तो रेडियस सबसे कम। दूसरा ये वाला भी कर ही लेते हैं, क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, ऑक्साइड वाला भी करवा देता हूँ। O+2, रेडियस के ऑर्डर लिख रहा हूँ, ठीक है। क्रोमियम+2, +4, +6, Mn+2, +4, +6, +7, जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा हो जाएगा तो रेडियस सबसे कम। अच्छा एक सबसे अच्छा सवाल लिख लेते हैं, ये जेई मेंस में 15 बार पूछा जा चुका है ये सवाल, मतलब ऑलमोस्ट। तो ये कोई मारने मत लग जाना भाई कि साले 15 बार नहीं पूछा गया। ऑक्साइड और नाइट्राइड। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्रोटॉन इसमें 13, यहाँ पे 12, यहाँ पे 11, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8 और 7। प्रोटॉन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। अगर कोई नहीं जानता तो मैं बता देता हूँ, प्रोटॉन कहाँ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, ठीक है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज नहीं होते, ठीक। इलेक्ट्रॉन सब में कितने 10 है, तो बेसिकली जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा, तो बेसिकली जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा, ठीक है। तो मैं जेड इफेक्टिव का ऑर्डर लिख देता हूँ, चलो फिर अब लिख ही रहा हूँ तो नेक्स्ट पेज पे आ जाता है। तो रेडियस किसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, बेसिकली रेडियस एल्यूमिनियम+3, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर फ्लोराइड, फिर ऑक्साइड, चलो मैं आपको, फिर नाइट्राइड, ठीक है। ये जेई मेंस में कम से कम 10 से 15 बार पूछा जा चुका है, मेंस में भी ये सवाल आगे पीछे घुमा के बहुत बार पूछा जा चुका है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस। अब क्या ये मेरे को बताने की जरूरत है क्या, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन खत्म, डिक्रीज होता है, एग्जाम। अच्छा यहाँ पे एक चीज और बताना भूल गया मैं, इधर वापस आ गया मुझे याद। अगर कभी भी हाइड्राइड
ऑक्साइड और फ्लोराइड, अपन को लगता है कि ये होना चाहिए ऐसा ऑर्डर हाइड्रेट का सबसे कम। मैं आपको एक गम समझाने के लिए, हो सकता है मैं केमिस्ट्री में थोड़ा गलत जाऊं, पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। एक चीज सोचो, ऑक्सीजन में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो O-8 बन गया। आपको क्या लगता है इसका जेड इफेक्टिव कितना घट जाएगा? अब 2 मिनट के लिए मत सोचो कि सर वो शेल में नहीं आ सकता, आप सोचो 2 मिनट आ सकता है, ठीक है। आप बस हाइपोथेटिकली सोचो कि ऐसा अगर मैं कर दूं तो क्या हो जाएगा। पागल हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की औकात थी 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपने 8 प्रोटॉन ही रहने दिए, लेकिन 16 इलेक्ट्रॉन है, क्या वो उसको संभाल पाएगा? 16 इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएगा, बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएगा। तो जेड इफेक्टिव क्या डिक्रीज हो जाएगा, भयंकर तरीके से डिक्रीज हो जाएगा भाई, तबाही मच जाएगी उसमें। क्या बात समझ में आ रही? तो यहां पे सेम चीज, तुम हाइड्रोजन को ऐसे सोचो कि इसमें 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन था, तुम्हें लग रहा है कि तुमने तो सिर्फ एक ही तो इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ऐसा क्या कर दिया है तुमने? नहीं, तुमने 1 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। तुम उसके दिल से पूछो तो वो तो बर्बाद हो चुका है यार, वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को झेल सकता था। तुम अभी तक जब इसे O2 बना रहे थे, तो तुम अगर प्रोपोर्शनैलिटी, अगर रेशियो में बात करो, तो तुम कम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे। इसकी तो लंका बच गई, इसके तो 100% इंक्रीज हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है? इस वजह से हाइड्रेट का जेड इफेक्टिव इतना ज्यादा डिक्रीज कर जाता है, हाइड्रेट का साइज ये ना होके ऑक्साइड से बड़ा हो जाता है। एक बार जेई में ब्रोमाइड आयोडाइड, ये क्वेश्चंस पूछा गया था, जेई में नहीं पूछा गया बट पूछा जा सकता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा किस एग्जाम में था, बट पूछा गया है, ठीक है। हाइड्राइड का साइज याद रखना ब्रोमाइड से बड़ा हो जाता है, H- का, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाईलाइट कर लो प्लीज इसे, जिससे भी करना चाहो। वेरी गुड कॉन्सेप्ट, ठीक है। लिख लो, स्टार लगा लो इस पे, हैशटैग लगा लो, वॉट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस इज करंटली रिप्रेजेंटेड? तो अभी अपन ने पढ़ाई है, तो बेसिकली ये तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। केटाइन का साइज तो वैसे ही छोटा होता है, समझ में आया ना भाई, उसे रटना नहीं है, ठीक है। एनायन इसका इससे ज्यादा होगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। हाइड्राइड का साइज सही, अरे ये गलत हो गया ना, ये बीच में, ये सारे ही गलत है, ठीक है। तो गलत है, ठीक है, ऑप्शन ही गलत है मतलब, ठीक है। इस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जेई मेंस में आता, काफी अच्छा सवाल है। आप घर पे खुद करके आएंगे इस सवाल को, ठीक है। अब मैं आपको ये आई थिंक सो कर लोगे खुद, अभी बता के निपटा इनको, हालांकि ये वाली चीज अभी आपको नहीं बताई है। आयनाइजेशन एनर्जी आ जाता है। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी के डिफरेंस में अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना कोई मतलब नहीं है, अपन सीधा सीधा समझते हैं। किसी भी एक एलिमेंट गैसियस से उसको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, उसे क्या बोल देते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी बोल देते हैं, ठीक है। आप टेंशन मतलब चिल, वो डेफिनेशन लिखी हुई मिल जाएगी। यूनिट एनर्जी याद रखना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, या फिर 96 किलो जूल पर मोल, ये यूनिट डायमेंशन आपको आने चाहिए, यूनिट। अच्छा एक चीज बताओ, इसे बोला आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला। अब एक चीज बताओ, अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इसे आयनाइजेशन एनर्जी 2। अच्छा एक चीज खुद भी सोचो कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो न्यूक्लियस ने पकड़ के रख रखा होगा इलेक्ट्रॉन को, अगर निकाल रहा हूं तो एनर्जी देनी पड़ेगी या क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी। अच्छा, और दूसरा, अब देखो इसके रिस्पेक्ट में निकाला था, अब निकाला किससे? सेकंड वाले में इससे, तो इसका जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया है, तो क्या अब मुझे और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? और सोचो अगर मैं इससे भी निकालू एक और इलेक्ट्रॉन, तो क्या मुझे आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड ज्यादा होगी? तो एक चीज याद रखना, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या बात क्लियर है या नहीं है? सक्सेसिवली आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती रहती है। अच्छा, ये डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फैक्टर्स अफेक्टिंग, चलो इस चीज पे आ जाते हैं और कुछ अच्छे सवाल साथ में ही कर लेंगे। लेफ्ट टू राइट चलते हैं। जेड इफेक्टिव क्या होगा? इंक्रीज। रेडियस क्या होता है? डिक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। टॉप टू बॉटम जब आएंगे, जेड इफेक्टिव क्या होगा? डिक्रीज या कॉन्स्टेंट वट लिख लो, ठीक है। रेडियस क्या होता है? इंक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज, जनरली, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, कई बार जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक और चीज ये समझो, कभी भी आपके हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल तो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना तो और ज्यादा मुश्किल है। क्यों?
क्योंकि भाई वो इलेक्ट्रॉन क्यों देना चाहेंगे, वो तो उनके तो हैं घर बसे हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन दो, अरे मान लो अगर सब चीज भरा पूरा परिवार है तो उससे किसी इंसान को क्यों निकालोगे तुम, वो जब स्टेबल है तो वहां से कोई निकलना नहीं चाहेगा, और निकालोगे तो बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है रिस्पेक्टिवली, ठीक है, निकाला तो जा सकता ही है किसी को भी, ठीक है, कहीं से भी। क्या बात क्लियर है, क्या ये चीज समझ आई? अच्छा, एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया, आयनाइजेशन एनर्जी किसी एलिमेंट की 100 है, दूसरी वाली मान लो 400 है, और मान लो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड एक तरीके से 2000 दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते ही, जो तीसरा इलेक्ट्रॉन जब निकाल रहा हूं, तो आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, यानी दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रहा होगा। तो कई बार मतलब मैं ऐसे रैंडमली कुछ लिख देता हूं, जैसे मान लो 2s2 2p4 2s2 2p3 2s2 2p5। तो बेसिकली यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 2s2 वाला, मतलब ऐसे एलिमेंट दिया हुआ रहेगा पेपर में, ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन। क्योंकि देखो दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या हो जाएगा 2s0, यानी अब इनर्शियल से निकालना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा। अच्छा यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, अच्छा वैसे इसका भी हाफ फिल्ड हो जाता, लेकिन क्या है अपन को कंपैरेटिव देना है, तो वो तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में समझ आ जाएगा, भी करेंगे अपन, ठीक है, डोंट वरी, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, करते हैं आज। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, सीजियम की सबसे कम होगी, मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक। अच्छा, एक चीज याद रखना, एक्सेप्शन जो है वो याद रखना, बोरोन फैमिली का रेडियाई का एक्सेप्शन याद किया था, अब आयनाइजेशन एनर्जी का करते हैं, 1 2 3 4 5, एक नंबर याद कर लो, 153 24, बोरोन, फिर थेलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और इंडियम, ठीक है। कहे सीता जी सुनो प्रभु, तो याद रखना डिक्रीज होनी चाहिए थी ऐसे, लेकिन क्या होगा, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, कहे सीता जी प्रभु सुनो, ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों चेंज हो गए हैं, पेपर में देखने को मिलेंगे ये। और ये बोरोन वाला तो पूछा जाता ही है, अरे ये पता नहीं क्या हो रहा है इसको, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर बात करें पीरियड की, पीरियड 2 में अगर चलते हैं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब देखो बेटा, ये आपका क्या है 2s2 फुल्ली फिल्ड, ये क्या है हाफ फिल्ड, और ये वापस क्या है 2s2 2p6। अपन को पता है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन होता क्या है, ये एक एक एलिमेंट उचक जाएंगे, क्यों उचक जाएंगे, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, अब ये तो कहाँ ही उचकेगा साला, ठीक है। तो लिथियम, फिर उसके बाद बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, और फिर आपका आ जाएगा नियोन। क्या बात क्लियर है क्या? सिमिलरली अगर मैं बात करूँ पीरियड 3 की, तो यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये वापस क्या करेगा, एक एक एलिमेंट उचक जाएगा, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन और आर्गन। अब चलो डी ब्लॉक में भी कर ही लेते हैं आज, स्कूटी, यामा, लाना, एसी, ठीक है। यहाँ तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, साथ में टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, तिवकर्णी, आप तो ऐसे लिख लो चलो, तिवकर्णी वाले जो ग्रुप है, ठीक है, टाइटेनियम वाला, वेंडियम, क्रोमियम, इसे ऐसे याद है। यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी है ना, देखो मैं बता दो, ठीक है जरा, कार, मोटरसाइकिल, वाइफ, और मैंने निकल को यहीं लिख लिया, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करी थी, यहाँ पे इंक्रीज करेगी, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। और जो रिमेनिंग है वहां पे 4D का बीच में, फिर 3D, फिर 5D, 435 का ऑर्डर हो जाएगा रिमेनिंग ग्रुप्स में। ये तिवकर्णी ऐसे लिख लेना शॉर्ट में, तिवकर्णी। क्या बात क्लियर है? रिमेनिंग में क्या हो जाएगा, पूरे डी ब्लॉक का याद करा दिया मैंने वर्टिकल में, ठीक है, पूरे ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 का आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर हो चुका है आपका ये। इसे देख लो, कोई डाउट हो तो पूछो मुझसे। अब देखो,
अब जितनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि मेटल्स क्या होती है जो इलेक्ट्रॉन देती है, तो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगी वो उतनी ज्यादा अच्छी मेटल। क्या बात क्लियर है? सेम रिड्यूसिंग, देखो खुद जल्दी ऑक्सीडाइज होगी ना जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम रहेगी, तो इस वजह से। ठीक है, तो ये दोनों चीजें सेम है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, तो कोई टाइम पास है, कर लेना एक बार, ये एक बार पढ़ लेना, कोई ऐसी कोई बहान चीज नहीं है। अच्छा देखो ये क्या मैं आपको अभी बता के आया हूँ क्या, देखो यार सेकंड पीरियड, आप देखो ये क्वेश्चंस आपको सीधे ऐसे देखने को मिलेंगे पेपर में। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 2024 में, ठीक है, वापस वही चीज आ गई, अनलाइक गैलियम अनपोलिंग स्केल। चलो ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली चीज आ गई, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मैंने आपको अभी बताया, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक है, ये यही चीज है बेसिकली, ये आप खुद देखिए, एलिमेंट विद ये अभी आप कर पाओगे, हालांकि तो जेई मेंस का सवाल है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट बताना है। अब देखो टॉप टू बॉटम क्या होती है डिक्रीज, तो कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी ज्यादा हो जाएगी, नाइट्रोजन की, खत्म, आंसर ही आ गया। अच्छा क्या ये वही सवाल है जेई मेंस का? देखो अब ये सेम सवाल, देखो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैं आपको क्यों सवाल करा रहा हूँ, ये जेई मेंस का सवाल है, नीट में भी आया हुआ है, तो इस वजह से आपको ये करना जरूरी है। ठीक है यार, ये इसी टाइप के क्वेश्चन है, आप इनको एक बार खुद करेंगे आपसे हो जाएंगे। ठीक है, ए बी सी डी, अब देखो ये वही सवाल है, आपको इनमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो इसे वैसे भी कर सकते हो कि ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है। ठीक है वैसे, और क्या वैसे भी कर लो, और क्या, तो एक ही बात है, कैसे भी करो उन सवालों को। ये वाला सवाल, द सक्सेसिव फोर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट 800, 2400, 3600 और 25,000 एंड 32,000, तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, खत्म, ऐसे ही पता लग जाएगा एक ही बार में। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर आयनाइजेशन एनर्जी जिसकी सबसे कम, मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, खत्म। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब देखो वही यहाँ पे देखो, मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, रिलेशन भाड़ में गया, अपन को टेम्परेचर वेम्परेचर से अपना अपना ज्यादा जरूरत पड़ता नहीं है। आप तो बस इतना समझो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एफिनिटी, पहले इसको थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है कविराज, क्या कहना चाह रहे हैं। कविराज ये कहना चाह रहा है गैसियस में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एनायन बनता है। अब ये एनायन क्यों बन रहा है, क्योंकि वो स्टेबल हो रहा है, तो जनरली याद रखना, आयनाइजेशन एनर्जीज ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव, यहाँ पे जनरली ये नेगेटिव होती है, जनरली नेगेटिव, मान लो -y है, ठीक है जनरली, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका क्या हो जाएगा, +y है रिप्रेजेंटेशन, बस इतना सा फर्क है दोनों का। ठीक है गेस। अब ये मैं ऐसा जनरली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई कई बार एक्स एलिमेंट ऐसा होगा जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, फुल्ली फिल्ड है, तो कोई मतलब ही नहीं, उसको चाहिए ही नहीं बेसिकली। क्या बात समझ में आएगी? लेकिन अगर सोचो अब आप इसमें वापस एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो, तो याद रखना, अब आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड वाली हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर चुका है, रिपल्शन डोमिनेट कर रहा होगा, तो अब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लो अगर ये +x है, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, -x। ठीक है, ये चीज समझ आ गई, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, एफिनिटी, सॉरी यार, ठीक है, हाँ सही बात बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अकेले पढ़ाते पढ़ाते पगलेट हो जाता है आदमी बिल्कुल। ठीक है, रिलेशन बिटवीन, ये बहुत बेसिक चीजें, इसके ऊपर जेईई मेंस में आपको क्वेश्चन आ जाएगा, थ्योरेटिकली खुद सोच सकते हो इनको। अगर वही चीज लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में अगर अपन चलते हैं, तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज, रेडियस क्या होता है, डिक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। वहीं बात करूं मैं टॉप टू बॉटम चलने की, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, डिक्रीज, या नियरली सेम हो जाता है। रेडियस क्या होगा, इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, डिक्रीज। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमें सबसे चीज है पीरियड सेकंड, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब नियोन क्यों लेगा भाई, उस वो फुल्ली फिल्ड है, उसको चाहिए नहीं। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, बेरिलियम, क्योंकि ये भी फुल्ली फिल्ड है। उसके बाद नाइट्रोजन, क्या बात क्लियर है? अब उसके बाद आप सोचोगे लिथियम आना चाहिए, लेकिन देखो लिथियम का होता है आपका 2s1, और ये है आपका 2s2 2p1, एक इलेक्ट्रॉन लेते ही सबसे ज्यादा कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, लिथियम, तो याद रखना बोरोन से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, और फिर आपका फ्लोरीन हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे पीरियड थर्ड ये लिखा, बच्चे पीरियड उसको भी ऐसे लिख देते हैं कि सर आर्गन, फिर उसके बाद आपका मैग्नीशियम, फिर आपका फोस्फोरस, फिर आपका एल्यूमिनियम, फिर वो आपका लिख देंगे सोडियम, फिर आपका सिलिकॉन,
और फिर सल्फर और फिर क्लोरीन, क्योंकि सब जगह ऐसा ही हो रहा था, आयनाइजेशन एनर्जी और रेडियस में। जैसे ही ये करते हो आपका आंसर हो जाएगा गलत। हालांकि ये इतना डेप्थ में आता नहीं है, बट अगर ये लिख दिया तो ये हो गया गलत। मैं आपको इसका सही ऑर्डर बताऊंगा, पहले छाप लो। लिख लिया। चलो चलो, या तो चाहो तो इसी में कर लो। ये फोस्फोरस को यहाँ से उठा के यहाँ डालना सिलिकॉन के पहले, ठीक है ना, याद रखना है। अच्छा, इसके बाद ऑक्सीजन फैमिली में याद रखना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलियम। तो यहाँ टॉप टू बॉटम क्या होना चाहिए, डिक्रीज, पर ये क्या हो जाएगा, सबसे नीचे। सिमिलरली क्लोरीन फ्लोरीन हो जाता है, ठीक है, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। याद रखना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ये भी हो गया। अच्छा चलो ये भी लिख ही लो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, सिलिकॉन, फोस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। वैसे टॉप टू बॉटम डिक्रीज करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि सेकंड पीरियड क्या होता है, छोटा होता है, थर्ड पीरियड में शेल बड़ा होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो रिपल्शन कम होगा, ठीक है, और तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस ये वाली चीज लिख लेना इसको, यहीं से आएगा सवाल। इस जेई मेंस में अभी शायद ये वाला ही कोई सवाल आया था, इन दोनों में से कोई आया था अभी आंसर की, वो आया नहीं है पेपर तो एग्जैक्टली याद नहीं, बट इनमें से कुछ पूछा था। देखो वही सवाल है, घूम फिर के वही सवाल आना है, ठीक। आगे करते हैं। अच्छा, वन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिकॉर्ड द लीस्ट नेगेटिव। क्या कर लोगे, क्या ये सारे सवाल देखिए आप कर पाओगे, ठीक है। क्या आप इनमें कौन सी चीज नहीं कर सकते, देखो आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं, इसमें हार्डली कोई क्वेश्चंस है जो आपसे नहीं होंगे। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन इज द सेकंड, मैंने आपको बताया था, अगर फर्स्ट नेगेटिव है, सेकंड तो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब ऐड होना नहीं चाहेगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर चुका है बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, आप तो बेसिक तरीके से समझो, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा वो एक साइड पे खिसक जाएंगे। अब जैसे ही खिसक जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ठीक है, इसी चीज को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल देते हैं, जेड इफेक्टिव में सोच लो तुम तो, उस साइड पे इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वही चीज है और क्या बकवास। लेफ्ट टू राइट, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। अब देखो एक बार जेई मेंस में ये सवाल आ गया था, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जेड इफेक्टिव इंक्रीज, रेडियस क्या होता है, डिक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज। टॉप टू बॉटम में जाएंगे, जेड इफेक्टिव डिक्रीज, रेडियस इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। अब देखो बेटा, यहाँ पे देखो बच्चा, मैं जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ उसको छोड़ने के पीछे रीजन ये है, आप आपकी थोड़ी सी बुद्धि यूज करें और उन सवालों को करें, आपसे हो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो मैं थ्योरी पूरी बता चुका हूँ तो कोई मतलब बन नहीं जा रहा है उनका, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे ये चीज है तो एक चीज बताओ, जेई मेंस ने जो सवाल पूछा था वो ये पूछा था इन चारों में कि कौन सा एक अलग फॉलो करता है, तो रेडियस और क्या, खत्म। अच्छा, ये यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, 0.5 कम करते हुए चलो, इनका और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे मस्त चीज सीखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अरे सबको पता है यार, ठीक है। जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, जैसे मान लो कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फिर sp2 की और फिर sp3 की। अच्छा, जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे रहेंगे, मतलब CH3 एक फ्लोरीन लगा है, फिर मान लो दो लग गए, फिर तीन लग गए, फिर चार लग गए, तो जितने ज्यादा फ्लोरीन लगे रहेंगे उतना ज्यादा, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कनेक्टेड होगा वो, खत्म। पॉलिंग स्केल, ठीक है, बस एक आइडिया ले लो और कोई ज्यादा इसको रटने उठने की जरूरत नहीं। मुल्किन स्केल क्या होता है, इसका एवरेज ले लेता है, ठीक है, ध्यान से देख लो, बस एक हल्के से एवरेज एवरेज रखो इनका, ठीक है, मतलब ऐसा कोई बैठ के रटने मत लगना, ये तो बिल्कुल भी काम का नहीं है। मेटेलिक नॉन मेटेलिक, जनरली मेटल, बिल्कुल सही बात है, जनरली मेटल्स का क्या होता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत होती नहीं उनकी फालतू की। पोलर बॉन्ड किसे बोलते हैं बेसिकली, नॉन पोलर, क्रॉस कर दिया कि इन लोगों ने थोड़ा उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, पढ़ लोगे तो आ जाएगा। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला बिल्कुल काम का नहीं होती, ठीक है, बस हल्का सा याद रखना। देन आयनिक कैरेक्टर बराबर होता है फेजांस रूल से, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, ठीक है, और उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी। रेडियस
अगर दोनों है सेम है तो हेटेरोएटम में तो मैंने आपको बोला था इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, कोई मतलब नहीं। इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ, अलग से जाके वीडियो देख लीजिएगा। हाइड्राइड, अच्छा मेटल हाइड्राइड वगैरह सबको पता है, ठीक है, नेम ऑफ हाइड्राइड। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना अपन रेडॉक्स में सीखेंगे, इन पे कोई ज़रा टाइम पास। नेचर ऑफ ऑक्साइड, अच्छा चलो ये आपको मैं बता देता हूँ। एसिडिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एक ही जगह लिख देता हूँ मैं तो, ठीक है। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं बेसिकली, बेसिक इन नेचर होते हैं। क्यों होते हैं अभी बताऊंगा। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। और कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, लिख लो आप तो। न्यूट्रल ऑक्साइड आपके कौन कौन हो जाएंगे, NO, N2O, CO, ठीक है। अच्छा चलो एम्फोटेरिक, अच्छा आई जाएगा ना यार, ठीक है, तो फिर क्यों ही लिख रहा हूँ मैं ये बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। एम्फोटेरिक आगे लिखो। जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, बस इसी वजह से बच्चों के फेल हो जाते हैं, क्योंकि लोग यही याद करते हैं और फिर पेपर में कुछ नया आ जाता है। देखो इसके अलावा याद रखना V2O5, आर्सेनिक S2O3, Cr2O3, ये तीनों भी एम्फोटेरिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आए बात पढ़ा रहा हूँ, अभी भी लोग आपको यही बताएंगे। लिख लेना इन तीनों को, अभी अब सवाल बताऊंगा आपको भर भर के। इन सबके ऑक्साइड, ये इनके और ये पांच, ठीक है, ये जेई मेंस में आए हुए हैं तो कभी भी नीट में भी आ सकते हैं, ठीक है, आर्सेनिक वाला तो, ठीक है, करो इन्हें, लिख लो भाई लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो क्या है, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, ये वाली ट्रिक सब पूरे पूरे इंडिया ने कोटा की कॉपी की है, ठीक है। मतलब कितनी गजब बात है कि है ना, मतलब ऐसे कहना नहीं चाहिए, लोग है ना कोटा से पढ़ के सीखे हैं, और ये मतलब यहाँ पे डाउट क्लासेस लेते थे वो, कब बाहर जाके किसी कोचिंग में टीचर बन गए और कोटा की ही बुराई करते हैं, मतलब हद लोग हैं भाई, ठीक है। गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग V2O5 वगैरह, ठीक है। न्यूट्रल ऑक्साइड मैंने आपको बताया से NO N2O CO, खत्म। अच्छा नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड को भी एक मस्त चीज समझाता हूँ, देखो इधर आओ, तो मैं समझाता हूँ। इसकी कितनी होती है 3.5, इसकी कितनी होती है 2.1, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे 1.4। अगर देखो ये 1.4 से ये वाला डिफरेंस इन दोनों के बीच का 1.4 से ज्यादा होगा, तो बेसिकली ये क्या होगा, ये कैसे टूटेगा, A+ में और OH माइनस में। अगर डिफरेंस कम हुआ तो ये कैसे टूटेगा, जो ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर हो जाएगा तो ये ऐसे टूटेगा। अब देखो जब भी ये मेटल होगा तो क्या डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा क्या, क्योंकि जनरली मेटल्स की अपन ने देखी थी 1 से कम ही आ रही थी, तो इस वजह से क्या हो जाता है सारा का सारा। इसी वजह से मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं या उसके एक्वस सॉल्यूशन क्या हो जाते हैं, बेसिकली बेसिक इन नेचर हो जाता है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड पोलर हो जाता है। और अगर नॉन मेटल रहेगा, नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो 2.1 से ज्यादा ही होती है, तो इस वजह से यहाँ पे ये बेसिकली क्या होता है H+ देता है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया क्यों क्यों होता है, ठीक है। ठीक है यार अब कर लोगे इसको, ठीक है ना, कर लेना भाई, ठीक है, फ्लोरीन के ये कर लोगे, बहुत मुश्किल सवाल है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कर लोगे। लार्जेस्ट, अच्छा नाइट्राइड हो जाएगा, क्योंकि जैसे N-3 बनेगा, मतलब उसने बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो N-3 हो जाएगा, देखो, ठीक है। बहुत मुश्किल सवाल है, कर लो अब, ठीक है ना, बहुत ही मुश्किल है भाई, कर लेना आप लोग, ठीक है। अभी गधो अभी बोला NO N2O CO, मोस्ट एसिडिक, जिसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, ठीक है। प्लीज आप इन सवालों को कीजिए, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एल्यूमिनियम+3 के साथ, बहुत मुश्किल सवाल है, कर लेंगे आप पर, ठीक है। ये जेई मेंस के सवाल है, आपको ये अगर आपको इनके कंप्लीट सॉल्यूशन ही देखने हैं, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए तो जेई मेंस की हमने एक 40 डे सीरीज डाली थी, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, वहां पे आपको इसके कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, फॉलो करते रहो इसी तरीके से कंप्लीट थ्योरी के साथ। नेक्स्ट टाइम, क्योंकि बहुत बेसिक चैप्टर था और अब मैं आपको 1-2 दिन का गैप दूंगा, उसमें मैं भी क्या है, मेरे पास देखो बहुत ज्यादा थोड़ी क्लासें ऑफलाइन में ज्यादा होती हैं, तो मेरे को इतना टाइम मिल नहीं पाता, बट स्टिल ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जितना डाटा हो सके प्रोवाइड करें, आपके अच्छे नंबर आए। 2-3 दिन में मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग के साथ, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उसके बाद डीएनए ब्लॉक, यहाँ पे मैं आपको लगभग सारी चीजें बता चूंगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू सो मच गाइस।